So let's start with the last two subtopics. एक जिसको हमने recoil का नाम दिया है, and another word would be जो कि हम momentum in two dimensions पढ़ते हैं. Both of them are very easy and बहुत छोटे से हैं. ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते हैं उनके ऊपर. तो सबसे पहले recoil को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, एक मेजर चीज, एक मेजर पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक वाज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, कि मोमेंटम एक्चुअली रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ कोलिजन. इस चीज को हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सपेंड किया एंड हम इसको लेके गए टुवर्ड्स एन एक्सप्लोजन. ठीक है, explosion as in, if for example, if I talk about firecrackers, if I talk about a blast, if I talk about a bullet being fired, या फिर cannon being fired by these cannonball being fired by this cannon, जैसे कि डायग्राम के अंदर बना हुआ है. ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करते हैं फायर क्रैकर वाली एग्जांपल से. तो फायर क्रैकर्स जब भी एक्सप्लोड होते हैं तो हमने एक चीज उसमें ऑब्जर्व की है कि फायर क्रैकर जब एक्सप्लोड होते हैं तो उनके जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं वो स्प्रेड होते हैं इवनली एक स्फेरिकल शेप लेकर के. ठीक है, एंड सोचने वाली बात ये होती है कि हाउ कम ये बिल्कुल ही, अच्छा इसी तरह टू डायमेंशनल आगे एंड पीछे भी हो रहेंगे, हाउ कम ये एक प्रॉपर सिमेट्रिक थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल शेप ले लेते हैं. दूसरा, हम लोगों ने ये डिस्कस करना था, हम लोगों ने ये सोचना है कि जब भी एक ब्लास्ट की बात होती है, फॉर एग्जांपल अ बॉम्ब ब्लास्ट, फॉर एग्जांपल, तो बॉम्ब ब्लास्ट गोज इन ऑल डायरेक्शन. कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट लाइक अ बुलेट. ठीक है ना, इन ऑल डायरेक्शन. तो वो क्यों हो रहा है इन ऑल डायरेक्शन? या फिर हम इसको इस तरह भी सोच सकते हैं कि व्हेनेवर अ बुलेट इज बीइंग फायर्ड, ठीक है, तो अगर बुलेट को फायर किया जाता है इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो बुलेट जो गन होती है, इट एक्चुअली रिकॉइल्स इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो एक्चुअली रिकॉइल से स्टार्ट करेंगे और उसको फिर लेकर के जाएंगे इन एवरी ऑफ द सिचुएशन. राइट, चलें. सो सबसे पहली चीज कि अगर मैं सिचुएशन को देखूं, सबसे पहले गन का भी यही केस होगा एंड आपके पास कैनन बॉल एंड कैनन का भी यही जो है ना केस रहने वाला है. आपने अक्सर देखा होगा व्हेनेवर अ रॉकेट इज बीइंग लॉन्च्ड या फिर अ गन इज बीइंग फायर्ड, तो कैनन बॉल फॉर एग्जांपल जाती है आगे, तो उसी मोमेंट दिस कैन विल मूव बैकवर्ड. बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा लेकिन वो मूव करेगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, वो रिकॉइल करता है. सही है, हम इसे कहते हैं रिकॉइल. या फिर जैसे हम गन को फायर करते हैं, तो जैसे हम मजाक में भी गन फायर का वो एक्शन कर रहे होते हैं तो हम यूं करते हैं. यूं से बना दिए कि हम अपने हाथ को पीछे लेके जा रहे हैं, भाई हम गन तो आगे चला रहे हैं, हमें तो आगे की तरफ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ को बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेकर के जा रहे होते हैं. हम बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों लेकर के जा रहे होते हैं? बिकॉज व्हेनेवर समवन फायर्स अ बुलेट, तो उसका हाथ पीछे की तरफ जा रहा है. ऐसा है. अब ऐसा क्यों है, व्हाट इज दिस रिकॉइल, वो यहाँ पे सोचना है. देखें, जस्ट लाइक अ कोलिजन इन एन एक्सप्लोजन आल्सो, द मोमेंटम इज कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन. ठीक है, नाउ बिफोर द कोलिजन द मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम हैज टू बी जीरो. बिकॉज एक बुलेट की गन के अंदर बात करूँ तो बुलेट भी स्टेशनरी थी, गन भी स्टेशनरी थी. कैनन बॉल की कैनन के अंदर बात करूंगा तो कैनन बॉल भी स्टेशनरी थी, कैनन फायर भी स्टेशनरी. तो लेट्स से अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे कैनन बॉल इसके अंदर मौजूद है. ठीक है, स्मॉल एम विद वेलोसिटी जीरो. ठीक है, वेलोसिटी जीरो, तो इसका मोमेंटम जीरो हुआ. फिर कैनन जो कि था ही स्टेशनरी, लेट्स से कैपिटल एम विद वेलोसिटी अगेन जीरो. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हैज टू बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम. अब इनिशियल मोमेंटम आपके पास है जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए था. लेकिन फाइनल मोमेंटम में हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो कैनन है या बुलेट है या व्हाटसोएवर इट इज, with a mass m1, it moves with a very high velocity v1 in a forward direction. तो आफ्टर द एक्सप्लोजन एक मोमेंटम तो हमारे पास आ गया है. ठीक है, अब in order to make the total momentum of the system after the collision to be zero, there must be equal amount of momentum in an opposite direction, so that इन दोनों का सम क्या होगा आपके पास जीरो. मतलब P1
plus minus P2 must be equals to 0 and P1 must be equal to P2, तभी ये आपके पास क्या होगा, 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जिस मोमेंटम से ये कैनन बॉल आगे की तरफ जाएगा, उसी मोमेंटम से ये कैनन पीछे की तरफ जाएगा लाजमी तौर पे, क्योंकि कोलिजन मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं थर्ड लॉ के हिसाब से बात करूं कि अगर इसको आगे की तरफ एक फोर्स लगेगी तो डेफिनेटली इसको भी पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगी, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ एवरी एक्शन ऑफ अ फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो थर्ड लॉ से प्रूव हो रहा है फोर्सेस सेम। सेकंड लॉ से प्रूव होता है कि आपके पास एक मोमेंटम सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वुड बी m1v1 माइनस m2v2। अच्छा, ये कैपिटल M एंड कैपिटल B है। अच्छा, सिंस दे आर इक्वल्स टू 0, तो मैं किसी भी एक चीज को इज इक्वल्स टू इस तरफ ले जाकर के लिख सकता हूँ कि मोमेंटम ऑफ द कैनन बॉल मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द कैनन इटसेल्फ। तो जिस मोमेंटम से बुलेट आगे गई थी, उसी मोमेंटम से आपके पास जो है वो गन पीछे की तरफ फायर होती है। अच्छा, अब मोमेंटम सेम है तो वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, बिकॉज मास अलग अलग है। लेट्स से कि वेलोसिटी सेम होती है फॉर एग्जांपल, तो सॉरी मासेस सेम होते तो फिर वेलोसिटीज भी सेम हो जाती। ठीक है, मतलब बहुत ही unrealistic example, but for example, the cannonball had the same mass as the cannon itself. Unrealistic example I said. तो जिस velocity से कैनन बॉल आगे जाती है ना, कैनन भी उसी velocity से पीछे निकल जाता है, लेकिन the cannon has a greater mass and if not, तो मैंने शायद क्लास में भी एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे इसके अंदर स्लॉटेड वेट्स ऐड किए जाते हैं। इसको हैवी, मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने ज़माने में इस टाइप का जो एक डिवाइस होती थी, उसे कहते थे मंजनीक। ये एक उर्दू का फारसी का लफ्ज़ है, मंजनीक। मंजनीक क्या होता है? मंजनीक इज बेसिकली अ वेरी लार्ज कैटापुल्ट। वो आपने देखा होगा जो हिस्टोरिकल मूवीज होती हैं फिक्शन टाइप की, तो उसके अंदर वो दिखाते हैं कि बहुत बड़ा सा कैटरपिल्ट होता है, उसके अंदर एक बहुत हैवी सा पत्थर रखते हैं, उस पत्थर पे आग लगाते हैं और फिर यूं करके फेंकते हैं, वो पत्थर ऐसे लेके जाते हैं। उसे मंजनीक कहते हैं एक्चुअली। तो यूजुअली क्या होता था, उस मंजनीक के ऊपर या उस एक्सेसिवली लार्ज कैटरपिल्ट के ऊपर वो क्या करते थे, वो एक्सेसिव मास डालते, ठीक है ना, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर रखते हैं। वो इसलिए रखते थे कि जितना ज्यादा, अब डेफिनेटली उन्होंने ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शायद ही पढ़ा हुआ होगा, आई डोंट नो, रिकॉलेक्ट कि उन्होंने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन जितना ज्यादा उसका मास बढ़ा देंगे, उसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। जितना वो लाइटर होगा वो उतना पीछे की तरफ आ रहा होगा। आइए बस समझ में। तो हम जो रेशो बनाते हैं हम वो बोलते हैं कि m1 ओवर m2 वुड बी इक्वल टू v2 ओवर v1 एंगल। जो रेशो आपके पास मासेस का है, उसका रिवर्स रेशो आपके पास वेलोसिटीज का होगा। द लेसर मास वुड गेट अ ग्रेटर वेलोसिटी एंड द ग्रेटर मास वुड हैव द लेसर वेलोसिटी। ठीक है ना, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं 2 and 3 डायमेंशन ऑल्सो। अब सिंस एक फायर क्रैकर का मूवमेंट क्या होता है, फायर क्रैकर पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, एंड ऊपर जाकर के वो मोमेंटरली यहाँ पे स्टेशनरी होगा, एंड मोमेंटरली स्टेशनरी होने के बाद वो एक्सप्लोड कर जाएगा। अब सिंस वो मोमेंटरली स्टेशनरी था तो उसका मोमेंटम इनिशियल वाज 0। अब जब वो एक्सप्लोड करेगा तो जिस मोमेंटम से एक फ्रेगमेंट यहाँ निकला था, उसी मोमेंटम से एक फ्रेगमेंट नीचे की तरफ जाएगा, just to cancel out the momentum या फिर just to follow the conservation of momentum in the vertical direction. Similarly ये काम horizontal में, diagonals में, forward, backward in all direction हो होता है। जितने fragments किसी एक specific direction में निकलेंगे, उसका exactly opposite जो है वो आपके पास in a reverse direction एक निकल रहा हो fragment, ताकि एक दूसरे के जो आपके पास मोमेंटम है वो कैंसिल आउट हो जाए, जो कंजर्वेशन है वो आपके पास हर हाल में प्रूव हो रही है। आई बस समझ में। अच्छा, फिर हमने इनकी एनर्जीज डिस्कस की थी कि हाउ एनर्जीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एनर्जीज का हमने डिस्कस किया था इस तरह कि सिंस मैंने कहा कि दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास सेम है, सॉरी उनका मोमेंटम सेम है, तो मैंने लिखा था कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2, राइट। तो अब अगर मैं इसको
काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना चाह रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी की तरफ जाने के लिए मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया फ्रॉम बोथ साइड, मतलब इस वाली इक्वेशन को स्क्वायरिंग the equation from both side, I got m1 square v1 square equals to m2 square v2 square. यहाँ से मैंने एक एक मास को अलग कर दिया, मतलब m1 को अलग कर दिया, बचा m1 v1 स्क्वायर, m2 को अलग किया, बचा m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं अब इस इक्वेशन को हाफ एंड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं फ्रॉम बोथ साइड, तो ये हाफ से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1, दैट्स द कैनन बॉल। ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2, दैट्स द कैनन इटसेल्फ। ठीक है, m1 e1 इज इक्वल्स टू m2 e2। ठीक है, अब अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो आई गेट m1 ओवर m2 e2 ओवर e1। तो फाइनल जो रेशियोज अगर मैं डिस्कस करूं इनकी क्वांटिटीज के, तो हमारे पास m1 ओवर m2 का रेशियो बराबर था v2 ओवर v1 एंड e2 ओवर e1। ठीक है, तो मतलब लेसर मास वुड बी हैविंग अ ग्रेटर वेलोसिटी। आई बात समझ में? अब इसके एक दो क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद जाएंगे टू डायमेंशनल मोमेंटम की तरफ। अच्छा, अब ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो बहुत ही कम नजर आएंगे। अब जैसे 34 को ही देख लें। ठीक है, क्वेश्चन 34 से अ मूविंग थोरियम न्यूक्लियस spontaneously emits alpha particle। अच्छा, इट्स अ मूविंग थोरियम, तो ये एक नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, उसको अभी डिस्कस नहीं करते। स्ट्रेंज के इसका एक ही सवाल नहीं मिल रहा मुझे। दैट्स वियर्ड, या तो मैं मिस आउट कर गया हूँ क्वेश्चन, या मुझे वाकई नहीं मिल रहा। समवॉट रिलेटेड क्वेश्चन, वो कहता है स्टेशनरी टॉय गन फायर्स अ बुलेट। ठीक है, with statement about the bullet and the gun immediately after firing is not correct। immediately after firing, ठीक है, वो कहता है the force exerted on the bullet by the gun has the same magnitude as the force exerted on the gun by the bullet। yes, that is true, अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसे केस में मोमेंटम जो इक्वल थे वो इसलिए थे क्योंकि दोनों के जो आपके पास अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ फोर्सेस हैं वो आपके पास इक्वल होंगी, लेकिन हमें बताना है कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। The force exerted on the bullet by the gun is in the opposite direction to the force exerted on the gun by the bullet। Yes, they are same and opposite।
तो ये भी ठीक हो गया. The gun and the bullet have the same magnitude of the momentum. The kinetic energy of the gun must be equal to the kinetic energy of the bullet. काइनेटिक एनर्जीज बराबर नहीं हो सकती. ठीक है ना. अभी हमने डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट होंगी. जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी डेफिनेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्क्वायर रिलेशन होते हैं वेलोसिटी के साथ. तो वेलोसिटी जिसकी एक्सेसिवली ज्यादा होगी, स्क्वायर टाइम्स आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. बट यस, मोमेंटम हैज टू बी सेम. द रीजन इज कि कंजर्वेशन ये कहता है कि बिफोर दे हैड जीरो मोमेंटम, तो मोमेंटम सेम होगा. ठीक है. अच्छा, उसने बोला नॉट करेक्ट ना. तो ये आखिरी वाला जो पॉइंट है हमारे पास, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट. दैट्स नॉट करेक्ट. काइनेटिक एनर्जीज दोनों की बराबर नहीं होगी. ठीक है. चलिए एक दफा देखते हैं अगर इसका कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन हमें नजर आता है. नहीं तो हम आगे टू डायमेंशनल मोमेंटम पे जाएंगे और फिर एक साथ इसके क्वेश्चन फिर हम निकाल करके रखेंगे अच्छे से और सॉल्व करेंगे. अच्छा, ये भी समवॉट सिमिलर सा ही एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन टू डायमेंशन आ जाते हैं इसके अंदर, इसलिए हम इसको डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहे. ओके. चल, वी डोंट हैव मच क्वेश्चन इन दिस फाइल, तो प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में मैं इसको रख दूंगा. चले. नाउ डिस्कसिंग मोमेंटम इन टू डायमेंशन. एक्चुअली तो सिंस हमने हमेशा से बात की थी कि मोमेंटम जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी इट वुड बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. एक बात. दूसरी बात ये है कि इफ द वेलोसिटी इज एट अ सर्टेन एंगल फ्रॉम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ऐसे केस में हमारे पास वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स बनते हैं. तो वेलोसिटी के अगर कॉम्पोनेंट्स बनेंगे तो हमारे पास मोमेंटम के भी कॉम्पोनेंट्स बनेंगे. तो मोमेंटम एक्चुअली हमारे पास हो जाएगा टू डायमेंशन के अंदर. ठीक है. सो बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द कोलिजन वाले टू डायमेंशंस, हम थोड़ा सा जनरली टू डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं. ठीक है. ये टू डायमेंशन मोमेंटम एक्चुअली किस तरह. चलो ये देखो. फॉर एग्जाम्पल आपके पास देयर वाज एन ऑब्जेक्ट of mass m and it was moving with a velocity v, let's say making an angle theta from the horizon. ठीक है. अब इस ऑब्जेक्ट का एक मोमेंटम था जिसे आप एम वी के नाम से जानते हैं. लेकिन सिंस इट्स मूविंग एट अ सर्टेन एंगल, तो इसकी वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे. एंड सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि इसके मोमेंटम के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे. मैं यूं कह सकता हूँ कि इफ दिस मोमेंटम इज पी, तो आपके पास एक मोमेंटम होगा पी वाई ऑन द वर्टिकल एक्सिस, पी एक्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये पी वाई एंड पी एक्स के की वजह होगी कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी वी वाई एंड वी एक्स. ठीक है. और वो खुद क्या है आपके पास, वी वाई इज वी साइन थीटा, वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस दिस. वी एक्स इज वी कॉस थीटा. तो मैं पी वाई को एम वी कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ, एम वी साइन थीटा लिख सकता हूँ. पी एक्स को मैं एम वी कॉस थीटा लिख सकता हूँ. या फिर डायरेक्टली सिंस पी एम वी इज इक्वल्स टू पी इटसेल्फ, तो मैं इसको पी साइन थीटा या फिर पी कॉस थीटा लिख सकता हूँ. ठीक है. अब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम इन टू डायमेंशन. ठीक है. इसी तरह अगर आपके पास कोई दो डायमेंशन, अच्छा सारी चीजें वही, आप अगर आपको रिजल्टेंट मोमेंटम निकालना हो तो रिजल्टेंट मोमेंटम वुड बी अगेन पी एक्स का मोमेंट का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर अंडर रूट. अगर आपको एंगल निकालना हो, वी रिकॉल के एंगल हम निकालते थे टेन थीटा के रिलेशन से, तो वो पी वाई ओवर पी एक्स. ऐसे करके निकलेगा. ठीक है. अगर अब चेंज इन मोमेंटम की बात करें या कोलिजन्स की बात करें, तो कोलिजन से पहले मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करता हूँ. तो एक छोटी सी एग्जांपल. ठीक है. ये एग्जांपल शायद मैंने क्लास में कभी करवाई भी थी आप लोगों को, लेकिन हम इसको दोबारा देखेंगे. ठीक है. देखें. फॉर एग्जाम्पल देयर वाज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. ऑफ 4 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. राइट. At a certain point, it was hit by
एनी ऑब्जेक्ट और फोर्स या कोई भी इसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स लगी थी, और नाउ दिस ऑब्जेक्ट स्टार्टेड टू मूव वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, पहले जो इसका मोमेंटम था दैट वाज 20 न्यूटन सेकेंड्स m into v करके, एंड आफ्टर द कोलिजन जिसका मोमेंटम था दैट वाज 12 4 into 3 करने के बाद। अब आपसे बोला जा रहा है चेंज इन मोमेंटम। नाउ सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सिंस द वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, सो नाउ अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका जो रिजल्टेंट निकालना होगा वो वेक्टर एडिशन के थ्रू निकालना होगा। ठीक है, और वेक्टर एडिशन के थ्रू चेंज में किस तरह निकाल रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करूंगा वेक्टर ट्राइंगल के थ्रू भी कर सकता हूँ एंड मैं कंपोनेंट्स के थ्रू भी कर सकता हूँ। तो कंपोनेंट वाली चीज जो है वो अभी हम देखेंगे, फिलहाल मैं इसको वेक्टर ट्राइंगल के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्राइंगल मैं इसको ज्वाइन करूंगा हेड टू टेल। ठीक है, तो इनिशियली द मोमेंटम वाज 20 न्यूटन सेकेंड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फाइनल मोमेंटम वाज वर्टिकल 12 न्यूटन सेकेंड्स। जो रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक इस तरह रहा। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट मोमेंटम है ये एक्चुअली रिजल्टेंट मोमेंटम का एक्स कॉम्पोनेंट एंड ये रिजल्टेंट मोमेंटम का वाई कॉम्पोनेंट हो चुका है। और जो खुद रिजल्टेंट है वो हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज को मैं किसमें निकालूंगा, यूजिंग दी पाइथागोरस थ्योरम। तो रिजल्टेंट मोमेंटम का जो मेरे पास मैग्नीट्यूड निकल रहा है दैट वुड बी अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, मतलब पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड मेरे पास आता है 23.3 न्यूटन सेकेंड्स। तो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, दिस इज द रिजल्टेंट मोमेंटम या फिर चेंज इन मोमेंटम, राइट। इसी तरह मैं यहाँ से डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। ठीक है, एंगल अगर मुझे निकालना हो मैं किसका निकालूंगा, मैं टेन इनवर्स वर्टिकल वाई 12/20। ठीक है, तो अगर इसका एंगल निकाल लें हम, सो 12/20/31, तो एंगल हमारे पास आ रहा है 31, एक्चुअली इट्स 30.96, तो मैंने इसको 31 डिग्री किया। ठीक है, और सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर उसने बोला कि ये जो भी कॉज चेंज आया था इसमें जो इम्पैक्ट टाइम था, इम्पैक्ट टाइम फॉर एग्जांपल दैट वाज 10 मिली सेकेंड्स, बिल्कुल रैंडम सी वैल्यू लेना। तो अगर मुझे वो फोर्स निकालनी है कि वो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या था, तो फोर्स आपके पास होती है चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो 23.3 डिवाइड बाय 10 10⁻³ तो द फोर्स दैट इज कॉजिंग दिस चेंज would be 23.3 over -3। ठीक है, तो अच्छा बिल्कुल ही बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है क्योंकि मैंने रैंडम वैल्यूज ली थी लेकिन हमने सिर्फ मेथड देखा था। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ठीक है ना, ये तो था मोमेंटम इन टू डायमेंशंस एंड चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, नाउ व्हाट इफ कि हम कोलिजन्स को देखें, कोलिजन्स एज इन जो हमने शुरू में जब हम कोलिजन्स को पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि the collision could be head on and the colliding bodies might scatter after they collide into each other, and that's the most common example that we see अगर हम स्नूकर या फिर कैरम के गेम को ऑब्जर्व कर लेते हैं। now for example इस केस में हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैं समझाता हूँ कि there was a ball M2 which was held stationary। ठीक है, and there was a ball M1 which was moving in a horizontal direction with a velocity u1। ठीक है, ये इसको आकर के हिट करेगा
हिट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल दिस m1 मूव्ड एट एन एंगल ऑफ थीटा 2 इधर विद अ फाइनल वेलोसिटी v2 एंड दिस बॉल m1 moved with a velocity v1 at an angle theta 1. अब आपके पास एक डायमेंशन के अंदर स्कैटरिंग मतलब या फिर चेंज इन मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह लगाएंगे? सिंस आपके पास मोमेंटम 2 डायमेंशंस में है, तो हम 2 डायमेंशंस में लेंगे इनके कॉम्पोनेंट सबसे पहले। बिफोर द कोलिजन भी कॉम्पोनेंट्स लेंगे एंड आफ्टर द कोलिजन भी कॉम्पोनेंट्स लेंगे। एंड जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा नाउ वो लगेगा आपके पास एक्स इनिशियल एंड फाइनल, वाई इनिशियल एंड फाइनल, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर कंजर्वेशन अलग से लगाएंगे एंड वर्टिकल में कंजर्वेशन अलग से लगेंगे। पहले कंपोनेंट्स बना लेते हैं। कंपोनेंट्स में देखिए आपके पास इनिशियली ये तो मूव कर ही नहीं रहा था, तो m2 u2 is 0. The only momentum that you have before the collision is m1 u1 and उसका भी कोई component नहीं है because it is totally in the horizontal direction. ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास इनिशियल मोमेंटम, राइट। तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि इनिशियल x का जो मोमेंटम था दैट इज m1 u1, इनिशियल y का मोमेंटम इज 0 सिंस देयर इज नो मूवमेंट इन y। कोई भी चीज वर्टिकल मतलब अगर इस तरह आ रहा होता कोई ऑब्जेक्ट तो मैं बोलता कि जनाब चलो ठीक है आप y के अंदर भी एक कंपोनेंट बन रहे हैं, लेकिन अभी नहीं है हमारे पास, राइट। अच्छा, अब फाइनल की बात करें। फाइनल में आपके पास m2 मूव विद एन एंगल ऑफ थीटा 2, m2 v2 बन गया, एंड m1 मूव विद वेलोसिटी v1, m1 v1 इस तरह बन गया थीटा 1 के साथ। अब इसके बनाएंगे हम 2 कंपोनेंट्स। कंपोनेंट किस तरह? थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, मतलब इफ दिस इज थीटा 2 तो एक्स कंपोनेंट इसका बनेगा m2 v2 cos थीटा 2, y कंपोनेंट इसका बनेगा m2 v2 sin थीटा 2, राइट। इसी तरह इसके 2 कंपोनेंट्स बन जाएंगे m1 v1 cos थीटा 1, m1 v1 sin थीटा 1। अब जो मैं कंजर्वेशन लगाऊंगा वो मैं x एंड y पे अलग अलग, द इनिशियल x वुड बी इक्वल टू फाइनल x, इनिशियल y वुड बी इक्वल टू फाइनल y, राइट। अब इनिशियल x क्या था आपके पास? सिर्फ m1 u1, ठीक है, एंड मास 2 सिंस इट वाजंट मूविंग तो उसका कोई मोमेंटम ना हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। अच्छा, फाइनल क्या होगा आपके पास? फाइनल हॉरिजॉन्टल में एक आपके पास ये कंपोनेंट है m2 v2 cos थीटा 2, एक आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ये कंपोनेंट है m1 v1 cos थीटा 1। तो मैं लिखूंगा कि m1 u1 इनिशियल इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल एक्स एक्सिस के साथ। वाई एक्सिस पे किस तरह लगाऊंगा बेटा? वो वाई एक्सिस पे इस तरह लगाऊंगा कि इनिशियल वाई, क्योंकि देयर वाज नो मूवमेंट बिफोर द कोलिजन ऑन द वाई एक्सिस, जो भी था वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है, तो वो हो गया आपके पास 0, ठीक है। m2 v2 sin थीटा 2, ये रहा m2 v2 sin थीटा 2। अब क्योंकि दिस कंपोनेंट इज इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, डाउनवर्ड है, तो इसके साथ एक माइनस साइन लगा m1 v1 sin थीटा 1। तो ये वो रिकॉइल वाला केस बन सकता है क्योंकि इनिशियल इसका 0 था, तो मैंने कहा फाइनल भी 0 होगा। और फाइनल 0 तो इसका मतलब कि जितना मोमेंटम जो है वो इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही मोमेंटम इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो दिस इज व्हाट m2 v2 sin थीटा 2 इज इक्वल्स टू m1 v1 sin थीटा 1। यही वो एग्जाम्पल है जो कि फायर क्रैकर की एग्जाम्पल पे मैंने दी थी कि अगर आपके पास एक कंपोनेंट इधर जा रहा है तो एक कंपोनेंट इसको अपोज कर रहा होगा, एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है तो हर कंपोनेंट का एक अपोजिंग कंपोनेंट होगा, हर कंपोनेंट पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कोलिजन इन या मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम इन 2 डायमेंशन इज, ठीक है। अच्छा, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी